हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों के साथ में कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों जैसे कि नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरका इनका उपयोग करते हैं। अब जिन पदार्थों का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन पदार्थों में से कुछ का स्वाद खट्टा, कुछ का मीठा, कुछ का नमकीन और कुछ का कड़वा होता है। मतलब इन पदार्थों के स्वाद के बेसिस पर हमें यहाँ पर अम्ल और क्षारक में जो बेसिक अंतर है वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो अम्ल और क्षारक में अंतर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात की गई है अम्ल की कि अम्ल होते क्या है। तो हम दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का उपयोग करते हैं और हम देखते हैं कि इनका स्वाद जो है खट्टा होता है। अब इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो है वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। मतलब जो अम्लीय पदार्थ है उनकी रासायनिक प्रकृति जो है अम्लीय होती है और जिनका खट्टा स्वाद होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। अब बात करेंगे क्षारक पदार्थों की कि कौन से पदार्थ जो है वो क्षारक होते हैं। देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर अगर हम उनको टच करें तो वो हमें साबुन जैसी फीलिंग देते हैं। इनको बोलते हैं क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति जो है वो क्षारकीय कहलाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ को टच करके और कुछ को एक तरीके से उनका टेस्ट लेकर के हमने क्लियर कर दिया कि कुछ अम्ल होते हैं और कुछ होते हैं क्षार। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप चख नहीं सकते हो, जिनका आप टेस्ट नहीं ले सकते हो। फिर आप उनका कैसे पता करोगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है? तो इनके लिए बताया गया है कि इनके लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और जो विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, उन पदार्थों को बोलते हैं सूचक। तो जो सूचक है उनको जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। मतलब जिस पदार्थ को हम बाहर से इनपुट कर रहे हैं किसी भी विलयन में या किसी भी पदार्थ में और हमें पता करना है कि अम्ल है या क्षार है, तो जिसको हमने मिलाया सूचक के रूप में उसका रंग बदल जाता है और उस रंग के बेसिस पर ही हम क्लियर करते हैं कि वो क्या है, वो पदार्थ क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो यहाँ पर सूचकों के रूप में हम हल्दी, लिटमस, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं इनके उपयोग करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब ये जो है वो हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो अम्ल है और कौन सा क्षार है। जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते उन पदार्थों की यहाँ पर बात की हुई है, नहीं तो हम टेस्ट करके ही बता दें कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं और ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, याद करना है क्लियरली आपको कि किसमें जो है वो कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार पाया जाता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं सिरके की। तो सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू कुल के जो फल हैं जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवला सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल जिसमें विटामिन सी होता है। इमली, अंगूर और कच्चे आम की अगर हम बात करें तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे जो अम्ल की हमने बात की ना, तो ये प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से ये उपस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्षारक की। तो चूने के पानी जो है, चूना का जो पानी है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये एक एक नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए और कौन सा अम्ल और क्षार कौन से पदार्थों में पाया जाता है ये आपको याद करना है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किए कि प्राकृतिक सूचक होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल है कौन से क्षार हैं, उनके हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। देखो, सबसे सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है लिटमस और इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अब ये जो लाइकेन है ना वो किस किस से मिलकर के बना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अशुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इसमें लिटमस का रंग जो है वो मौव होता है, नील शोण होता है।
और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है लिटमस को तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है नीला हो जाता है। ये जो लिटमस है या तो विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। तो यह लाल और नीले रंग के लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये लाइकेन की इमेज है और यहाँ पर ये लिटमस पत्र है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ जो है वो लाल और कुछ नीले, इसके बेसिस पर हम अम्ल और क्षार दोनों पदार्थों का पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते होंगे जिनमें कोई चेंज ही नहीं देखने को मिलता होगा, कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना, तो जिनमें लाल और नीले लिटमस पत्र से कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उदासीन विलयन बोलते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक सूचक है हल्दी। तो हल्दी का उपयोग करके भी हम जो है वो अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है गुड़ल। जो गुड़ल के पुष्प हैं उनको भी हम जो भी पदार्थ हैं उसमें मिलाते हैं जब एक विलयन के रूप में, तो गुड़ल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मतलब मैजेंटा कलर दे देता है और क्षारकीय विलयनों को हरा रंग दे देता है। तो इससे हम डिफरेंस कर पाते हैं उन पदार्थों से जिन पदार्थों को हम डायरेक्ट जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनको इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब हम एक प्रक्रिया डिस्कस करेंगे, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो कि अम्ल और क्षार को अगर हम एक प्रॉपर मात्रा में मिला दें और फिर जो विलयन बनकर के आए या जो पदार्थ बनकर के आए वो जो है वो एक तरीके से उदासीन होगा, वो ना अम्लीय होगा और ना क्षारकीय होगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि फिनोल्फथेलीन जो है उसको आप यूज कीजिए और उसके थ्रू जो है आप उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति जो है वो लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय। तो इससे क्या होगा, जो है वो विलयन हो जाएगा उदासीन। ये जो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सदैव ऊष्मा निकलती है, मतलब जो ऊष्मा है वो निर्मुक्त यहाँ से होती है इस प्रक्रिया के तहत। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण जो है अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। मतलब अम्ल और क्षार को आपने मिलाया, जो पदार्थ बना, जो एक तरीके से प्रोडक्ट आया वो बना लवण। अब लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल जो है वो निर्मित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझा रखा है अम्ल और क्षारक को मिलाया, लवण बना और जल जो है वो भी साथ में बना और ऊष्मा इससे निर्मुक्त हुई। तो यहाँ पर विलयन के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है दोनों को मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बना, जल बना और साथ में ऊष्मा जो है वो भी निर्मुक्त हुई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, आपने सुना होगा एसिड रेन के नाम से। देखो, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वो वर्षा जो है अम्ल वर्षा कहलाती है। अब वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वर्षा जल जो है मतलब बारिश की जो बूंदें पड़ रही हैं, अगर उसमें अम्ल ज़्यादा है तो उसको बोल दिया अम्लीय वर्षा। ओके, अब अम्ल जो है वो इसलिए हो जाता है वर्षा जल में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो हैं जो वायु में प्रदूषकों के रूप में, मतलब जो भी एक तरीके से प्रदूषण के रूप में वायु में निकलती हैं ये, और फिर ये वर्षा जल में घुल करके ये सारी गैसें जो हैं वो वर्षा जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अब ये जो अम्ल वर्षा है वो भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ओके, तो अम्ल वर्षा जो है इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो भी इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा देखने को मिलती है।
अब दैनिक जीवन में भी हमारे कुछ उदासीनीकरण के उदाहरण है कि मान लो सामने जो है एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो वहां पर जो है वो बेस को यूज कर लिया, क्षार को यूज कर लिया और उदासीन कर दिया उस प्रक्रिया को। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से अम्ल ने क्षार को जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे अपाचन की। देखो ये जो बुक है क्लास 7th की, इसके चैप्टर नंबर 2 में जो पशुओं में पोषण हमने डिस्कस, पशुओं में नहीं सॉरी मानवों में जो पोषण हमने डिस्कस किया था, उसमें जंतुओं में जो पोषण हमने डिस्कस किया था, उसमें जब मानव का पोषण हमने डिस्कस किया तो हमारी जो आहार नाल होती है उसमें जब हमने आमाशय को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में कभी कभी क्या होता है कि अम्ल की मात्रा जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जो अपाचन का कारण बनती है। तो कभी कभी अपाचन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एक तरीके से कष्टदायक हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दूध या जो मैग्नीशियम है उसका हम उपयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चींटी के डंक की। तो देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि चींटी का जो डंक है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। उसमें जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव को डाल देती है। डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन बनकर मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है मृदा उपचार। देखो रासायनिक उर्वरकों का मतलब जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। तो यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारकीय हो तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उसको उपचारित किया जाता है। और यदि मृदा जो है वो क्षारकीय हो जाती है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। देखो जो भी हमारे उद्योग हैं उन उद्योग क्षेत्रों से बहुत सारे अपशिष्ट जो हैं वो निकलते हैं और अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ जो हैं वो निमिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही हम जलाशयों में बहने दिया जाए या उसको डाल दे सीधे ही जलाशयों में, तो जलाशयों में जो जीव जंतु हैं, जो जलीय जीव हैं जैसे कि मछली और अन्य जलीय जीव जो हैं, उनको ये अम्ल जो है वो नष्ट कर सकता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर के उदासीन किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि अम्ल, क्षारक और लवण जो है वो क्या होता है। अब कुछ जो बेसिक फैक्ट हैं इस चैप्टर के, मतलब समरी जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं और क्षारकों का जो स्पर्श है वो साबुन जैसा होता है। नेक्स्ट, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षार जो है वो एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण जो है वो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।